हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं कई मुद्दों पर बात करना चाहूँगा और ख़ास करके ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कल जो संसद में जो कुछ भी हुआ उसके संदर्भ को लेकर बात करेंगे और जो 1 तारीख को 1 जनवरी से रेल रोको आंदोलन चला हुआ है उसके भी संदर्भ में बात करेंगे। और हमारे कुछ पत्रकार, हालांकि उन्हें पत्रकारों के कोर्स कर रखे हैं, लेकिन यूट्यूबर बनकर एक्स सर्विसमैन के अंदर घुसकर जो उलूल जुलूल की बातें करवाते हैं, जिनका ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो ओआरओपी थर्ड की डिटेल्स अभी से आना शुरू हो गए और यूट्यूब बनना शुरू हो गए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो देखा। ये दिनेश जी का वीडियो है। इनको पहले भी मैंने कहा था, लेकिन इनका क्या है कि है तो ये पत्रकार का कोर्स कर रखा है, लेकिन पत्रकारिता नहीं करते, ये यूट्यूबर का काम करते हैं। और कोई भी एक्स सर्विसमैन को मिल जाता है, ये ला करके यहाँ उसको दिखाते हैं। देखो, उससे पहले एक बात बता दूं मैं, बहुत ज़रूरी है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें गलत जानकारी मेरे से हो गई थी, और वो भी किसी से पूछकर, जो कोई कन्फर्म था, इसलिए मैंने वो वीडियो बना दिया गया था कि जब डीए 50% हो जाएगा तो उस समय हमारी बेसिक पे में उसका 25% मर्ज हो जाएगा और बेसिक पे बदल जाएगी। जब हमने इसकी जानकारी ली, पूर्ण जानकारी लेकर के इनके सारी चीज़ों को खंगाला, तो पता चला कि उसका बेसिक पे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, केवल उससे कुछ अलाउंसेज का 25% बढ़ेगा। हमने पूछा उस व्यक्ति से जिसने हमको बताया, बोला जी भारत सरकार से बातचीत हो रही है, वो हो जाएगा, वो अलग बात है। अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि 50% डीए होने पर हमारी बेसिक पे बदल जाएगी। और मैंने उस वीडियो को अपना जो बनाया था उसको वहाँ से निकाल भी दिया है, और उस गलत जानकारी के लिए, क्योंकि दी तो मैंने है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। केवल और केवल जो हमारे समझौते में है वह है कि कुछ जो अलाउंसेज हैं कई प्रकार के, जो हाउस रेंट अलाउंस है और भी अलाउंस है, उसका 25% भाग उसमें बढ़ जाएगा और वो आपको मिलेगा। यानी रिटायरमेंट वालों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट। अब मैं वापस यहीं आता हूँ। तो ये दिनेश जी, इनको मोहन जी को लाते हैं, ये कोई मोहन जी हैं, ये काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ओआरओपी से उसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ ये लिखते हैं ओआरओपी ये धोखा है, लेकिन मोहन जी जो बात बता रहे हैं, छठी वेतन आयोग की, पता नहीं किन किन आयोग की बात कर रहे हैं, और उसका ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये कोई एमएसपी की बात बताते हैं। मोहन जी, आपकी जानकारी थोड़ी कमज़ोर है, हमने काफ़ी वीडियो भी डाले हैं। हम बता दें, जेसीओज को यदि एमएसपी कम मिली हुई है तो उसका कारण है कि जेसीओज की पेंशन को पीवीआर बना करके सिपाही से सेट करना। अदरवाइज जेसीओज की इस समय एमएसपी 10,500 होनी चाहिए थी, और भारत सरकार ने जो 1,000 रुपये की सब्सिडी दी है उसको यदि 2300 में मिला दिया जाए तो वो 3300 बनती है। वहाँ से उनकी भी 3300 होनी चाहिए थी। मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका वो है। आपने कहा कि 5वें वेतन आयोग का टॉप आपको मिला था। 5वें वेतन आयोग का टॉप केवल और केवल नोशनल मैक्सिमम में मिला था, जो कांग्रेस सरकार ने उस समय ये कमेटी बिठाई थी, चंद्रशेखर कमेटी के नाम से जानते हैं, सीएससी कमेटी, सेक्रेटरी कमेटी उस समय। और वो पूरा का पूरा टॉप का उसी को मिला था जिसने 14 साल सर्विस कम से कम की होगी। लेकिन फिर भी जिसकी 2 साल की सर्विस थी सूबेदार की, उसको भी टॉप मिल गया था, क्योंकि नोशनल मैक्सिमम का कैलकुलेशन ही इस प्रकार था। तो वहाँ आप जो आप बता रहे थे, थोड़े से आपको करेक्ट कर ले, अच्छा लगा, आप ठीक ठाक कर रहे थे सारी बातें, लेकिन आप ओआरओपी के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। आप छठी वेतन आयोग के बारे में बता रहे थे, जो मनमोहन सिंह काम की। दूसरा, आपने बताया कि 7वें वेतन आयोग में ऑफिसर को 2.67 दिया और जेसीओज को और पीवीआर को दिया 2.5। आप गलत हो सर। चाहे जेसीओ हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे रिटायर हो या सेवानिवृत्त हो, सारा का सारा जो कैलकुलेशन था वो 2.57 से हुआ था। केवल जो 7वें वेतन आयोग के जो स्केल बनाए गए थे वो बने थे, और उसमें आपको कैलकुलेशन का पता नहीं है। उसमें जो हवलदार बाई ग्रुप था उसको 3.02 से हुआ था,
और नायक जो था वो 2.82 से हुआ है, और मतलब कहने को उसके आसपास ही हुआ है। 2.67 केवल और केवल ब्रिगेडियर को दिया गया था, उनको जो सेंटर की पुलिस फोर्स है उसके बराबर उनको लाने के लिए किया गया था। उसमें काफ़ी गलतियां हैं, कृपया आप सुधार लें। अच्छा लगा कि आप अपना नॉलेज बहुत दिखा रहे थे। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। एक तो ये पत्रकार जी और हमारे कुछ लोग अभी 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। इनका जो रेल रोकने का कार्यक्रम 1 दिन और पहले भी हुआ था। संसद पर चढ़ाई और रेल रोको आंदोलन, ये दोनों के दोनों काम किसान आंदोलन में हुए थे, जब पूरे के पूरे देश को हॉल्ट कर दिया गया था और इवन संसद पर चढ़ाई भी की थी और रेल भी रोका था, और उसके बाद यह जो शाहीन बाग हुआ था वहां हुआ था। ये जो लिंक जोड़ रहे हैं इनका समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम क्या है। और कल भी जो संसद में कूदे हैं उनकी जब इतिहास देखा गया तो पता चला कि वो नीलम जिस लेडी का नाम है, बच्ची का नाम है, वो कहीं किसान आंदोलन की अभिनेत्री रही हुई है। अब असलियत तो क्या है जब पता चलेगा, लेकिन ये ऐसे फंस चुके हैं कि यहां से निकलना इनका मुश्किल है। तो मैं सभी पूर्व सैनिकों को आगाह करता हूं, आप अच्छे खासी पेंशन ले रहे हो, अपने घरों में हो, ओआरओपी के नाम पर ऐसा कोई काम मत कर देना जैसा कि संसद में कल इन बच्चों ने किया है। क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक हरकत ही उनकी काफी है नए नियम के अनुसार उन पर देशद्रोह का केस चलाने का। और जो कार्यकर्ता हैं पीछे वाले, उनका पता भी नहीं चलेगा वो कहां गए। पूरे देश में मुश्किल से 1% से कम एक्स सर्विसमैन इस प्रकार की हरकतों का समर्थन करते हैं। आज तक संसार के इतिहास में किसी भी कर्मचारी ने, चाहे सेवानिवृत्त हो या सेवारत हो, चाहे बैंक में हो और चाहे सिविल में हो और चाहे और कहीं हो, किसी ने आज तक अपनी विसंगतियों को ठीक कराने के लिए रेल को नहीं रोका है। रेल रोकने का काम उपद्रवी करते हैं। रेल रोकने से ही सारा कुछ हो जाता तो कम से कम ये अपना ज्ञापन तो बताते क्या है। डेली ये पत्रकार जी यहां पर किसी न किसी को लाते हैं ओआरओपी के नाम पर, और जो ये बोल के जाते हैं लोग, उनको खुद ही पता नहीं है कि ओआरओपी की विसंगति क्या है। नाम यह ओआरओपी की विसंगति की बात हो रही है और वो 6वें वेतन आयोग की बातें कर रहे हैं जिसका ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है। ओआरओपी की विसंगति केवल और केवल 7/11/2015 के नोटिफिकेशन में है। 6वें वेतन आयोग, 3रे वेतन आयोग, 4थे वेतन नहीं है। हां, आप यदि सैनिकों की जो समस्याएं हैं वेतन संबंधी से उसको आप लेकर के चलो, अलग बात है, फिर आप उसको ओआरओपी से न जोड़ें, वो अलग बात है। वो ओआरओपी आने से पहले से चली हुई है, कुछ सुलझी हुई है, कुछ नहीं सुलझी हुई है। और मैंने देखा कोई आजाद पत्रकारिता के नाम से कोई लेडी आई थी, कोई चंडीगढ़ में कोई केस हुआ था डिसेबिलिटी पेंशन का, उसको कहीं ओआरओपी से जोड़ करके अपना वीडियो बना रहे हैं। मतलब ये जो पत्रकार और कुछ देश में और हैं दलाल पत्रकार, केवल भड़काने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, अनुशासन खराब करने का काम करते हैं, लॉ ऑर्डर खराब करने का काम करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये तिल मिलाए हुए हैं, एक तो चुनावों में जो हार हुई वो, और अभी तो 370 पर जो केस जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो सही है, तो इनकी तिलमिलाट बहुत ज्यादा है। अब कोई न कोई तरीका ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और यह आंदोलन जो चला हुआ है ओआरओपी के नाम पर, क्योंकि ओआरओपी के अंदर खुद ही पता नहीं विसंगति क्या है। ये केवल और केवल हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, नेशनल इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये सब कार्रवाई उसके लिए हो रही है। ये लोग कोई पूर्व सैनिक नहीं है, ये केवल और केवल ये लोग अपना ये पॉलिटिकल एजेंट्स हैं। और मुश्किल से 1%, यानी ये पूरे देश में 30,000 लोग नहीं है। और जो भी व्यक्ति इसमें जाता है, इतना जरूर ध्यान रखें ऐसा कोई काम नहीं करें। खूब आंदोलन करें, आपका अधिकार है। खूब पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, आपका अधिकार है। जो कुछ करें आपका अधिकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में मत ले लेना। कल जो संसद में हुआ है करोगे तो आप जाने, आप पर असर पड़ेगा, आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ असर पड़ेगा। लही पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, पॉलिटिक्स तो खिलती रहेगी, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा। मैं अगेन हमारे पूर्व सैनिकों से
अनुरोध करता हूं कि आप अपने को बचा करके रखें। ये आंदोलन किसी भी प्रकार से ओआरओपी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ओआरओपी का अभी तक ये ज्ञापन नहीं दे पाए हैं। ओआरओपी के नाम पर केवल और केवल ये आंदोलन चलाया जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।